हाय एवरीवन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आ चुके हैं जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सभी कोई लगे जाइए, एक आसान सा टॉपिक है जिसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। इसका यूज कहाँ होता है, कहाँ किस तरह से इसको और इजी बनाया जा सकता है। सीबीएसई आईसीएसई दोनों के बच्चों के लिए मस्त वाला टॉपिक है, आसानी से नंबर उठता है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो आप सभी का स्वागत है स्टडी विद टैलेंट एकेडमी में। देखिए, आज हमारा जो टॉपिक हम लेके आए हैं वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक एक चीज पढ़ने वाले हैं। सीबीएसई आईसीएसई दोनों स्टूडेंट के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है और बहुत इजी भी है। तो आप लोग ध्यान देके समझेंगे क्या क्या चीज यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स का बात करेंगे। इसमें क्या क्या चीज तुमको सीखने को मिलेगा। देखो लिखा हुआ है, सबसे पहले हम लोग को रिकॉल सम पैटर्न्स विच ऑकर इन देयर डे टू डे लाइफ। ठीक है, कुछ पैटर्न यहाँ दिखेगा, एक तरह का सीक्वेंस कह लो। सीक्वेंस मतलब कुछ बढ़ते हुए नंबर्स का एक सीक्वेंस, कुछ घटते हुए नंबर का सीक्वेंस, कोई भी एक पैटर्न दिख सकता है, उसी के बारे में जानेंगे। नो द कंडीशन व्हेन द पैटर्न विल बी इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा, सारा पैटर्न जो है तो होता है ना, उसको हम लोग सीक्वेंस नाम दे देते हैं, लेकिन सारा सीक्वेंस को हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं कहते हैं। उसके लिए कुछ कंडीशंस है, उस कंडीशंस को भी हम लोग बात करेंगे, है ना। तो किसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। नो वेरियस टर्म एसोसिएटेड विथ एपी। ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इससे रिलेटेड कुछ टर्म या पढ़ना है, जैसे फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, ये सब चीज। अंडरस्टैंड डिफरेंट टाइप ऑफ एपी। एपी का भी अलग अलग टाइप होता है, जैसे फाइनाइट होता है, इनफाइनाइट होता है, इस टाइप का अलग अलग टॉपिक होता है। ये सब चीज भी सीखने को मिलता है इसमें। जो हम लोग अभी 10th में आता है बच्चा लोग का, वही हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 11th में भी तुमको मिलेगा, तो अभी 11th पे तो नहीं जाएंगे, बस 10th तक हम लोग रहने वाले हैं। वो भी आईसीएसई बोर्ड में जितना दिया हुआ है। फाइनाइट और इनफाइनाइट। अंडरस्टैंड द फॉर्मूला टू फाइंड nth टर्म। तो हम लोग nth टर्म निकालने के लिए सीखेंगे इसमें, है ना। ये बहुत काम का चीज है, ठीक है। और दूसरा चीज क्या है, देखो दूसरा चीज nth टर्म तो एक निकालने सीखेंगे ही, ठीक है। और दूसरा है कि हम लोग को सीखना है सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ द nth टर्म ऑफ दिस एपी। आज हम लोग nth टर्म से रिलेटेड जितना क्वेश्चंस होगा वो डिस्कस करेंगे, फिर सम वाला करेंगे, ठीक है। उसके बाद है अप्लाइंग द नॉलेज ऑफ फाइनाइट nth टर्म। इस सब का नॉलेज, ये जो तुम सीखे हो इसको डे टू डे लाइफ के प्रॉब्लम्स में इसको कैसे डील किया जा सकता है, ये भी हम लोग सीखेंगे। मतलब एप्लीकेशन भी सीखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, ठीक है। तो यहाँ ये चीज है। उसके बाद एक अच्छा सा लाइन है, ध्यान से सुनना, एकदम मस्त लगेगा, ठीक है। बोला जाता है कि हमें गुमनामी मंजूर है, पहचान आप रख लीजिए, है ना। हमें गुमनामी मंजूर है, पहचान आप रख लीजिए। आने दो श्राप हिस्से में, वरदान आप रख लीजिए। फीता फेंकेंगे, कचहरी जाओगे, तारीख पड़ेगी, हमसे नहीं होगा सब, ये मकान आप रख लीजिए। वाहवाही के निवाले तुम्हारी आदत हो गए हैं, भूख लग सकती है, कदरदान आप रख लीजिए। देनी है तो ये धूल चढ़ी पुरानी किताबें दे दो। देनी है तो ये धूल चढ़ी पुरानी किताबें दे दो। ये दुर्लभ तलवार तीर कमान आप रख लीजिए। यूं दिखावे की खातिर ओढ़ ये लेना इंसानियत, यूं दिखावे की खातिर ओढ़ लेना ये इंसानियत। अगर यही ईमान है तो ये ईमान आप रख लीजिए। बड़ा मस्त लाइन है। तो इस चीज को देखो, क्या चीज का डिमांड किया गया है कि हमें सिर्फ धूल चढ़ी जो पुरानी किताबें हैं वही दे दो, बाकी सब आप रख लो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि एक बार पढ़ाई तुम्हारे पास आ गया ना बच्चा, उसके बाद दुनिया का कोई ताकत तुमको पीछे नहीं कर सकता है। इसीलिए लोग इतना नॉलेज के पीछे भाग रहे हैं। नहीं तो क्या जरूरत था कि अडानी अंबानी ये लोग भी बोलता है कि काश थोड़ा और पढ़े रहते तो ज़्यादा बेटर होते। मतलब जिस जगह पे तुम हो ना, अगर उस जगह पे और तुम्हारे साथ ये नॉलेज भी रहता तो तुम्हारा स्किल्स और 2 गुना 3 गुना हो सकता था, लेकिन नहीं है। अगर पढ़ाई तुम्हारे पास, तो तुम कहीं ना कहीं किसी जगह पे थोड़ा सा पीछे
रह ही जाओगे अपना एबिलिटी के अनुसार, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को पढ़ना चाहिए। बाकी समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील है, कभी भी कुछ हो सकता है, ठीक है। अब यहां आते हैं, सबसे पहले हम बोले थे कि क्या चीज हम लोग को यहाँ पे सीखना है, तो वह है सीक्वेंस, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का काम ही है एक पैटर्न को शो करना, है ना, एक पैटर्न को शो करना। तो देखो यहां लिखा है सीक्वेंस इज अ सेट ऑफ नंबर्स रिटेन इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर में इसको लिखा जाता है, इसी को सीक्वेंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए 1 लिखा, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, मतलब एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें तुम चाहो तो इस सब देख के 1-2 और टर्म इधर लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये 1 था, उसमें 2 जोड़ दिया इतना आया, फिर 2 जोड़ दिया इतना आया, फिर 2 जोड़ दिया इसमें आया, ऐड करते गया, आगे बढ़ते गया, ये एक सीक्वेंस है। यहाँ 1 है, मतलब ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, 3 का, ये 4 का, ये 5 का, ये 6 का, ऐसे करके चलते जाता, ये भी एक सीक्वेंस होता है। यहाँ देखो 1 है, उसमें एक माइनस कर दिया तो -1 हो गया, 2 जोड़ दिया 1 हो गया। तो इस तरह से देखो यहाँ बार बार करते जा रहा है, 1 -1 फिर 1 फिर -1 1 -1, मतलब एक बार प्लस एक बार माइनस, ऐसे करते जा रहा है। यहाँ है 1 3 5 9, ऐसा करके, मतलब इस तरह का कोई भी चीज लिखा हुआ तुमको मिल रहा है, एक पैटर्न जैसा दिख रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सीक्वेंस बोलेंगे, ठीक है। तो सीक्वेंस तो ये हो गया। उसके बाद आता है सीक्वेंस एंड सीरीज। इसमें भी बोला गया द सीरीज इज समथिंग वी ऑब्टेन फ्रॉम अ सीक्वेंस बाय एडिंग ऑल द टर्म्स टुगेदर। जितना भी टर्म्स अभी लिख रहा था ना उस सीक्वेंस में, सबको अगर हम ऐड कर देंगे जो मिलेगा वो सीरीज हो जाएगा। बोलता फॉर एग्जांपल के लिए लेट अस कंसीडर द सीक्वेंस, जैसे यहाँ दिया है 1 2 3 4 5, कहाँ तक गया है, n तक। तो S1 का मतलब हुआ एक नंबर को ऐड कर दो, मतलब 1 ही होगा, एज इट इज द सम ऑफ जस्ट फर्स्ट टर्म ऑन इट्स ऑन। और अगर तुम S2 लिखता है, S2 इसका मतलब होता है 1 और 2 दोनों, मतलब दोनों टर्म, S2 मतलब 2 टर्म, 1 को और 2 को ऐड कर दो, 3 हो जाएगा। S3 अगर लिखा है तो S3 में ये तीनों टर्म को, ये तीनों को ऐड कर दो, मतलब 1 + 2 + 3 ऐड कर दोगे तो इतना हो जाएगा। क्लियर है। तो ये हो गया सीरीज, और पहले था सीक्वेंस। अब आता है क्या सर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्या होता है, क्योंकि हम लोग तो पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ लिखा है एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में हम लोग एपी बोलते हैं, इज अ सीक्वेंस, वो एक तरह का सीक्वेंस ही होता है जहां पे हर एक नया टर्म आफ्टर द फर्स्ट टर्म ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ देखो समझना, जैसे मान लो यहाँ 2 है, 2 एक नंबर है, तो 2 में मान लो हम 5 जोड़ दिए तो यहाँ 7 आ जाएगा, फिर इसमें 5 जोड़ दिए तो यहाँ 12 आ जाएगा, फिर यहाँ 5 जोड़ दिए तो 17 आ जाएगा, फिर यहाँ 5 जोड़ दिए 22 आ जाएगा। तो देख रहा हर बार क्या जोड़ रहे हैं, तो हर बार 5 जोड़ा जा रहा है, हर बार 5 जोड़ा जा रहा है। तो वही चीज बोल रहा है, ये है तो एक सीक्वेंस, ठीक है, लेकिन इस सीक्वेंस का एक पैटर्न क्या है कि इसका हर नेक्स्ट वाला टर्म पिछले वाले टर्म से एक कांस्टेंट डिफरेंस रख रहा है, मतलब इसमें कोई फिक्स नंबर को जोड़ो, इसमें भी वही नंबर को जोड़ो तो अगला टर्म आते जाता है, और इसी को हम लोग कहते हैं क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अगर तुम इसका देखो बोला है इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज ए, ये जो ए है ना इसको हम लोग फर्स्ट टर्म को कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे देखो पहला टर्म था 2, तो इसको बोलेंगे ए से रिप्रेजेंट करेंगे। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो बनेगा ना वो जैसे ए बना, ए में से एक कॉमन डिफरेंस है, जो बार बार तुम 5-5 ऐड करते जा रहा था ना, इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस, जो सबके पास ये कॉमन है, एक जैसा है, तो डी हुआ। तो ये पहला टर्म हुआ, इसमें तुम a + d कर दिया, दूसरा टर्म हो गया, मतलब a + 2d मतलब तीसरा हो जाएगा, इसमें एक और d जोड़ोगे तो a + 3d हो जाएगा, और इस तरह से ये बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो ये होता है एपी। देखो समझाने का कोशिश हम ऐसे किए हैं कि मान लो ये a है, ये भाई साहब, और इसमें एक छोटा सा वैल्यू कोई जुड़ने वाला जिसका नाम है d, इसका थोड़ा चेहरा बदला हुआ है, ठीक है, d है। मान लो ये d का वैल्यू 1 भी हो सकता है, तो तुम क्या करेगा, ये जो भी है उसमें 1 जोड़ देगा, देखो इतना है, मतलब a + d हो गया, फिर उसमें 2 बार उसको जोड़ देगा तो a + 2d, फिर उसमें 3 बार जोड़ देगा इसको। तो क्या करना है, a को वही रखना है, d का क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। यहाँ पे 1 भी नहीं है d, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ऐसे करके चलते जाएगा। तो ये बन गया किसका, ये जो सीरीज बन रहा है इसमें जो बनेगा नंबर्स
उसी को कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अगर तुम समझ गया बच्चा तो तुम ये बता सकता है कि यहाँ पे जो नंबर्स दिया हुआ है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो कौन कौन है बताओ। अगर हम इसको चेक करना चाहें तो यहाँ है 2, 6, 10 और 14। तो क्या लग रहा है यहाँ पे है ये एपी में। तो सबसे पहले सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म माइनस करना, मतलब 6 में 2 माइनस किए तो कितना बचा 4। फिर इस वाले में 10 में से 6 को माइनस करना, कितना बचेगा 4। फिर इसमें से मतलब 14 में 10 को माइनस करना, कितना बचेगा 4। मतलब ये क्या आ रहा है, बार बार एक कांस्टेंट नंबर आ रहा है। तो यहां लिख देंगे कि सिंस ईच टर्म differ from its preceding term by a constant difference that is 4 से, therefore it is in AP। ये क्या है, एपी में है। क्लियर है। तो इस तरह से तुम बना सकते हैं। देखो ऐसे ही कोई भी यहाँ 4 क्वेश्चन है, इस तरह का तुमको लिखना चाहिए एग्जाम में अगर आ जाए तो। दूसरा क्वेश्चन अगर तुमको लिखना है, यहाँ है 15, फिर यहाँ है 12, फिर है 9, फिर है 6। देखो जरूरी नहीं है ये बढ़ते हुए क्रम में हमेशा रहे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, कभी कभी डिक्रीजिंग में भी रहता है। जैसे यहाँ, अब यहाँ तुम क्या करना, हमेशा सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करना, मतलब 12 में से 15 को माइनस करेंगे, बचेगा -3। फिर 9 में से 9 देखो सेकेंड, उसमें से इसको 12 माइनस करेंगे, यहाँ भी बचेगा -3। 6 में से 9 माइनस करेंगे, यहाँ भी बचेगा -3। तो हर बार क्या आ रहा है, ये कांस्टेंट नंबर आ रहा है, ये कांस्टेंट नंबर आ रहा। देयरफॉर इट इज इन एपी। ये क्या है, एक एपी में है। ठीक। तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है कि द nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज, द nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज क्या लिखा है, द nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज इतना। देखो समझना एक चीज, nth टर्म क्यों बोल रहे हैं। जैसे तुम मान लो ये पहला टर्म है, ठीक है, फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ना बोलता है कि इसको ए बोलना, ए मतलब फर्स्ट टर्म होता है। और इसी में डी ऐड करते जाओगे, सेकेंड टर्म थर्ड टर्म आते जाएगा। तो मतलब क्या होगा, मतलब कॉमन डिफरेंस को बोल दिया, मान लो डी। तो टर्म 1 क्या हुआ, बोला ए, इसमें डी ऐड होगा, बोला नहीं, इसमें 0 डी होगा। टर्म 2 क्या हुआ, तो बोला इसमें ए में से 1 डी ऐड कर दो। टर्म 3 क्या होगा, बोला ए में से 2 बार डी ऐड कर दो। टर्म 4 क्या होगा, बोला ए में से 3 बार डी ऐड कर दो। समझ रहा, ऐसे करके बनते जाएगा। तो देख रहा, पहला दूसरा तीसरा टर्म ऐसे बढ़ते जा रहा है। तो सोचो इस तरह का कोई भी टर्म हम बीच का निकालना चाहें, सपोज यहाँ nth टर्म, n की जगह 20, 25, 100, लाख कुछ भी आ सकता है। बोला देखो जो 4 टर्म था तो यहाँ 3 डी था, 3 था तो 2 डी था, यहाँ 2 है तो 1 डी है, यहाँ 1 है तो यहाँ 0 डी है, तो यहाँ n है तो यहाँ क्या होना चाहिए, तो बोला n से 1 कम होना चाहिए, मतलब n-1 डी होना चाहिए। ठीक है। तो ये जो tn लिखते हैं ना किसी किसी बुक में, इसी को क्या बोलता है, an, nth टर्म होता है ये। tn या an का मतलब होता है nth टर्म। और यहाँ जो n लिखता है ना, n का मतलब होता है सीट नंबर, ऐसे ही लिख लेना, सीट नंबर। जैसे एग्जांपल के लिए एक ठो तुम यहाँ पे सीक्वेंस लिखा, मान लो ये 2 हुआ, फिर यहाँ 4 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 9 हुआ, फिर 10 हुआ, तो इसका सीट नंबर कितना है, मतलब 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर में है, तो इसके लिए n का वैल्यू हो गया 5। ठीक है, लेकिन ये 5 नंबर में आ रहा है ना, तो बोलेंगे टर्म 5 क्या है, तब बोलेंगे 10। समझ में आया।
ये रहा Tn का वैल्यू और ये रहा n का वैल्यू। यही दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। n का वैल्यू 5 और Tn का वैल्यू हो गया एक तरह से 10। ठीक है, तो यही है मेन एक फॉर्मूला, इसको तुमको याद रखना चाहिए। nth टर्म के लिए क्या फॉर्मूला होता है? तो nth टर्म के लिए होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखो इसी में तुम ना n ही रहने दो, लेकिन a और d का वैल्यू रहे ना। जैसे तुम बोलेगा देखो इसमें n टर्म निकालो, ये एक एपी था ना, ये एक एपी है, इसमें n टर्म बताओ क्या होगा। तो n टर्म निकालेंगे ना तो यहाँ फॉर्मूला तो वही होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। लेकिन a की जगह तुमको क्या पता है, a मतलब होता है पहला टर्म मतलब 2, और d का मतलब होता है इसके बीच का डिफरेंस मतलब 4 माइनस 2 यानी कि 2। तो दोनों कितना है 2 2, यहाँ पुट कर दो, इस जगह पे भी 2 और इस जगह पे भी 2। तो इसको सॉल्व करेगा ना 2 प्लस 2n माइनस 2, ये और ये कट जाएगा और आ जाएगा 2n। इसी को कहते हैं nth टर्म। तो कई बार ना यही वाला टर्म लिख देता है, बोलता है ये AP लिखो इसको। तो तुमको क्या करना चाहिए, डायरेक्ट यहाँ 1 पुट कर दोगे, देखो 2 1 जा 2 आ जाएगा, यहाँ 2 पुट करोगे 2 2 जा 4 आ जाएगा ऐसे। तो यहाँ देख रहा है क्वेश्चन में क्या लिखा था, द nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज दिस। nth टर्म अगर इतना है तो यहाँ लिख देंगे कि हेयर nth टर्म मतलब Tn का वैल्यू है 2n माइनस 3, देयरफॉर T1 का वैल्यू कितना होगा, 2 इंटू 1 माइनस 3 मतलब 2 माइनस 3 यानी कि माइनस 1। टर्म 2 कितना होगा, तो बोलेंगे n के जगह 2 रख देंगे, देखो यहाँ 2 फिर माइनस 3 यानी कि 4 माइनस 3 मतलब 1। टर्म 3 क्या होगा, तो होगा 2 इंटू 3 माइनस 3, तो हो जाएगा 6 माइनस 3 यानी कि 3। ठीक है, तो क्या यहाँ पूछा था फाइंड इट्स 15 टर्म। वैसे तो हम ये सब तुमको दिखा दिए कि अगर तुमको AP लिखना पड़ता तो तुम क्या लिखता, देखो पहले आया था -1, फिर आया था 1, फिर आया था 3, ऐसे करके बढ़ते जा रहा था। ठीक है, लेकिन तुमसे क्या पूछा था कि डायरेक्ट कि इसका 15 टर्म निकालो। अगर तुमसे AP निकालो बोलता फाइंड द AP, तो तुम ऐसे करके AP निकाल लेता। लेकिन अगर तुमसे 15 टर्म पूछ रहा है तो देखो Tn का वैल्यू दिया हुआ था 2n माइनस 3, लेकिन अगर तुमको 15 टर्म चाहिए ना तो डायरेक्ट n के जगह 15 रख दो, 2 इंटू 15 माइनस 3 हो जाएगा मतलब 30 माइनस 3 तो 27। यही हो गया आंसर इसका, ये है इसका आंसर 27। क्लियर है, ये बहुत काम का चीज है बाबू, ये वाला फॉर्मूला याद रखना। नेक्स्ट यहां भी देखो क्या लिखा है, बोला इफ द p टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, जैसे Tn होता है ना तो Tn, n कोई रिजर्व थोड़े ना कि हम हमेशा n ही लेंगे, n के जगह p ले लेंगे। ठीक है, तो वह वही बोला है कि p टर्म का वैल्यू इतना है 2p प्लस 3, तो फाइंड द AP बताओ। तो जैसे अभी बताए थे जस्ट देखो, अभी थोड़ा देर पहले तुमको क्या बताए थे, देखो ऐसे करके AP निकाला जाता है, ऐसे करके T1 T2 T3 निकालो और AP निकल जाएगा। तो वैसे ही तुम यहाँ करो, T1 निकालो, P के जगह 1 पुट कर दो, 2 इंटू 1 प्लस 3, 2 प्लस 3 यानी कि 5 हो जाएगा। टर्म 2 निकालो तो हो जाएगा 4 प्लस 3 यानी कि 7। टर्म 3 निकालो तो 9 हो जाएगा। टर्म 4 निकालो ऐसे बनेगा, टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 ऐसे करके चलते जाएगा। तो तुमसे AP पूछा था, देयरफॉर AP हो जाएगा कितना, तो पहला टर्म लिखो जो कि है 5, फिर है 7, फिर है 9, फिर है 11, ऐसे करके ही बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया। ऐसे ही मान लो यहाँ तुमसे पूछा है फाइंड द 24 टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, 24 टर्म निकालना है। अगर ये 24 टर्म तुमको चाहिए तो पहले यहाँ A निकाल लो। यहाँ बोलेगा देखो यहाँ पे क्या है, बोला A का वैल्यू है 12, पहला टर्म को A कहते हैं। और अगर D निकालना चाहोगे तो सेकेंड टर्म में पहला टर्म माइनस किया जाता है, देखो -2। जब भी ये डिक्रीज करेगा तब ये माइनस में D आएगा। ठीक है, तो 24 टर्म निकालना है, तो T24 निकालना है ना,
तो देखो हम क्या बोले थे कि जितना टर्म निकालोगे, जैसे n निकालोगे तो होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है ना। तो यहाँ जितना टर्म निकालोगे यहाँ से उससे एक कम d होगा, तो यहाँ 24 है ना, तो ये होगा a प्लस 23d। ठीक है, एक कम हो गया। a का वैल्यू यहाँ से लिख दो 12 है और 23 यहाँ हुआ, d का वैल्यू -2 है, हो जाएगा ये 12 माइनस 46, 6 में 2 जाएगा 4 और यहाँ पे 3, 34 आ जाएगा। क्लियर है? इस तरह से ये आंसर आ गया। बहुत सिंपल है कि नहीं, बताओ? बहुत सिंपल है। देखो यहां तुमसे पूछ रहा है फाइंड द 30 टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना होगा, देखो 1/2 और d का वैल्यू कितना होगा, देखो सेकेंड टर्म है 1, उसमें से फर्स्ट टर्म माइनस करो, एलसीएम लोगे यहाँ माइनस करने के लिए, तो यहाँ 2 - 1 यानी कि 1/2। a का भी वैल्यू 1/2 और d का भी वैल्यू 1/2। तुमसे बोला 30 टर्म निकालो, तो t30 निकालना है ना, तो उसके लिए होगा a प्लस 29d, है ना, एक कम। यहाँ a का वैल्यू लिख दिया और यहाँ 29 इंटू हाफ दोनों जगह, ये हो गया, 2 एलसीएम ले लेगा ना, तो यहाँ 1 प्लस 29 आएगा। इसका मतलब हुआ 30/2 यानी कि 15। आंसर आ गया। इतना आया। फाइंड द 100 टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, बोल रहा है इसका 100 टर्म निकालो। क्या लगता है निकलेगा? तो 100 टर्म निकलेगा। यहां बोलेंगे हेयर a का वैल्यू कितना है, बोला √3। d का कितना होगा, सेकेंड टर्म है इतना, उसमें से इतना माइनस कर दो, तो 2 √3 में एक √3 जाता है ना, तो √3 ही बचता है। ठीक है, जैसे √3 में ना बहुत किसी को दिक्कत होता है, ऐसे ऐड करोगे ना बच्चा, √3 प्लस √3 तो √6 मत कर देना, ये गलत होता है ना। अगर √3 और √3 ऐड करेगा ना, तो इसको ऐसे समझना कि ये एक लड्डू और एक लड्डू मिलके 2 लड्डू होना चाहिए, और लड्डू के जगह जो है वही लिख दो, 2 लड्डू, है ना। क्लियर है? तो यहाँ पे भी देखो 2 √3 में एक √3 गया तो √3 बचा, d निकल गया। तुमसे 100 टर्म पूछ रहा था, तो t 100 तुमको चाहिए। 100 के लिए a प्लस 99d होना चाहिए ना। a का वैल्यू वहां से लिख दो √3 और d का वैल्यू हो जाएगा 99 √3। तो देख रहा है ये 99 लड्डू और ये एक लड्डू मिलके कितना हो जाएगा, 100 लड्डू। आंसर देख रहा है कितना आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत। इतना आसान और क्या तुम देखेगा, बताओ। क्या बोला है, फाइंड द 50 टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। यहाँ बताओ a का वैल्यू क्या है, तो यहाँ लिखेगा, देखो सर a का वैल्यू तो हमको 1/n दिख रहा है, क्योंकि यही हमको फर्स्ट में दिखा। और d निकालोगे, देखो सेकेंड टर्म है n प्लस 1/n, उसमें माइनस कर देते हैं 1/n को। एलसीएम लोगे तो यहाँ n आएगा, ये रहा n प्लस 1 माइनस 1, कट के वही n/n होगा, कट के 1 आ जाएगा, ये d निकल गया। a और d जब दोनों पता चल गया है, तो हमसे पूछ रहा था कि 50 टर्म बताओ, तो t50 निकालना है। ठीक है, t50 के लिए a प्लस 49d होगा बच्चा। देखो a का वैल्यू क्या था, तो 1/n था, लिख देते हैं, और ये 49 हुआ, और d का वैल्यू 1 है, 1 है सिर्फ, तो कितना आ गया, तो 1/n प्लस 49, यही आंसर लिख देना। ठीक है, यही हो जाएगा आंसर। तुम चाहो तो इसको एलसीएम ले सकते हैं, ऐसे n एलसीएम ले लेगा ना, तो 1 प्लस 49n हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से ये बन जाता है। नेक्स्ट देखो, यहां तुमसे बोला है इज 402 अ टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। क्या 402 इसका टर्म है? अब देखो जरूरी नहीं होता, जैसे ही 8 है फिर 13 है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 नहीं है, गायब हो गया ना, उसका सब बीच में आ गया। फिर 13 के बाद 18 है, बीच में गायब हो गया। तो बोल रहा है ई 402 इसमें आएगा, बढ़ रहा है तो 402 के आसपास तो नंबर आएगा ही, लेकिन 402 आएगा कि उसको ऐसे फान के अलग हो जाएगा, मतलब आगे निकल जाएगा। तो अगर इसको तुमको चेक करना, तो तुमसे क्या पूछ रहा है कि बताओ ये जो 402 है ना, उसका सीट नंबर क्या है, किस नंबर पे वो बैठा हुआ है, किस सीट पे, सीट नंबर बताओ। ठीक है, तो हम नहीं पता है ना, तो लेट कर लेंगे, लेट द रिक्वायर्ड टर्म भी, जो टर्म इसका होगा वो मान लिए n मान लिए,
यहाँ पे तुम बोल सकता है कि यहाँ पे a का वैल्यू कितना है तो 8 है, और d का वैल्यू कितना होगा 13 माइनस 8 यानी कि 5। ये दोनों चीज यहाँ दिया हुआ था। लेट द रिक्वायर्ड टर्म भी n है, तो देयर फोर tn टर्म जो होगा, ठीक है, tn का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा 402, ऐसा हम मान लिए। क्यों? क्योंकि हम माने हैं कि 402 n नंबर में बैठा हुआ है, इसलिए tn लिख दिया कि tn में ही भाई साहब है। तो tn का फॉर्मूला ये होता है ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये है 402। a का वैल्यू वहां से देख के लिख दो जो कि 8 है, और n माइनस 1 यहाँ, और d का वैल्यू भी लिख दो जो कि है 5, और सॉल्व कर दो। ये हो गया 8, ये हो गया 5n माइनस 5, और यहाँ 402। 8 में 5 जाता है ना तो 3 बचता है, तो ये हो गया 402। अब देखो 3 को उधर ले जाएंगे ना तो हो जाएगा 5n इज इक्वल टू 402 प्लस 3 यानी कि 405, और n का वैल्यू बाई में 5, 81 आ गया n का वैल्यू। क्लियर है? n का वैल्यू 81 आ चुका है। नेक्स्ट ये है, तो इसके बारे में दिया हुआ है, इसके बारे में देखो ये क्वेश्चन लिख जा रहा है। देखो क्या लिखा है, बोला है कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड 99 टर्म ऑफ दिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तुमसे बोल रहा है इसमें कॉमन डिफरेंस बताओ, मतलब अंतर बताओ ये दोनों में। तो यहाँ तुम अगर लिखना चाहोगे ना तो यहाँ लिखोगे ऐसे, हेयर a का वैल्यू कितना है तो 7 एंड 3/4, मिक्स फ्रैक्शन वगैरह हटाओगे तो 7 4 जा 28 और 3 31/4 हो जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा। तो बोला फाइंड a का वैल्यू निकल गया, इतना आ गया, और तुमसे d निकालने बोलता, तो d के लिए देखो यहाँ सेकेंड टर्म था 9.5, उसमें माइनस कर देता 7 एंड 3/4 को, ऐसे। इसको तुम अपने हिसाब से सॉल्व कर लेना, जैसे ही हो जाएगा 18 और 1 19, 19/2 है ना, और ये हो जाएगा 31/4, ऐसे। एलसीएम ले लोगे तो 4 आएगा, ये 38 माइनस 31 होगा, ये 7 हो जाएगा, और यहाँ 4 हो जाएगा, तो ये निकला डी। यही तुमको एक नंबर में तो यही पूछ रहा था कि इसका कॉमन डिफरेंस बताओ क्या होगा। फिर बोला है 99 टर्म बताओ इसका। नाउ तुमसे बोल रहा है T99 का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो T99 का वैल्यू अगर तुमको चाहिए तो इसको लिखो A प्लस 98D। 99 टर्म के लिए एक कम करना, देखो T99 है तो A प्लस 98D। A का वैल्यू वहां से देख के लिख दो कितना है, यह है 31/4, लिख दिए। यहाँ है 98 और D का वैल्यू लिख दो जो कि है 7/4। एलसीएम ले लो 4 का, ये 31 होगा, ऐसे इसको इंटू करोगे तो आएगा कितना आएगा 6 7 हो गया, इतना आया। तुम यहीं पे इसको छोड़ सकता है, या मिक्स फ्रैक्शन में लिखने का मन है तो उसमें लिख दे। ये आ गया आंसर। ठीक, कोई दिक्कत? तो इस तरह का तुमको बनाना है बच्चा। नेक्स्ट देखो, इतना हो गया, तो उसके बाद ये है, इसमें लिखा है हाउ मेनी टर्म आर देयर इन द सीरीज। तुमसे पूछ रहा है यहां से लेकर के यहां तक, मतलब 4 से शुरुआत किया है, 4 7 10 13 ऐसे करके 148 तक गया है। तो बोला यहां से यहां तक कितना सारा टर्म है, नहीं पता है तो मान लो लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म जो है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म जो है वो n है। ठीक है, लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म n है। तो देखो यहां से यहां तक n टर्म है, तो n नंबर में तो यही बैठा होगा ना, तो मतलब tn का वैल्यू 148 हो जाएगा। हम बोलेंगे कि यहां से यहां तक 100 है, तो
तो ये 100 नंबर में बैठा हुआ है ना। तो हम बोले हैं यहाँ से यहाँ तक अभी n है, तो ये n नंबर में बैठा है, मतलब tn का वैल्यू इतना। अच्छा, यहाँ से a का वैल्यू निकालना चाहोगे तो सबसे पहला टर्म यहाँ 4 है, देखो, ठीक है। और d का वैल्यू निकालोगे तो 7 में 4 माइनस कर दो, यानी कि 3 है। tn का जो फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हमको n का वैल्यू चाहिए, समझ रहे हैं। a का वैल्यू वहां से देख के 4 लिख दो, n माइनस 1 यहाँ था ही, और d का वैल्यू वहां से देख के लिख दो 3, यहाँ 148। सॉल्व करेगा तो इतना आया, यहाँ 3n माइनस 3 हुआ, यहाँ 148। 4 में 3 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है, और यहाँ है 148। इस एक को उधर ले जाओ तो 3n इज इक्वल टू हो जाएगा 148 माइनस 1, 147। ये 3 से डिवाइड करोगे, 4 बार में 12, 9 बार में 27। तो इसमें कितना सारा टर्म था, तो टोटल यहाँ 49 टर्म था। यहाँ लिख भी देना, हेंस टोटल नंबर ऑफ टर्म इज 49। देखो यहाँ एक हम बनाए हैं, ऐसा और भी है, यहाँ 2 और तुम्हारे पास है जिसको तुम खुद से बनाओगे। हम तो तुमको तरीका बता दिए कि ऐसा बनाया जाता है, ठीक है। जैसे दूसरा नंबर बनाओगे ना तो उसमें हम a और d निकाल देते हैं। जैसे a तो है 0.5, और अगर d निकालोगे तो 0.53 में माइनस कर देना 0.5 को। ये 2 डिजिट का है तो इसको भी 2 डिजिट बना दो, तो 0.03 बचेगा, ये हुआ d, समझ रहे हैं। उसके बाद तुम यही फॉर्मूला में बैठा दो, tn इज इक्वल टू 1.1 और सॉल्व कर दो, ठीक है। इस तरह से होगा। थर्ड वाला जो है उसको भी बनाना चाहोगे तो वहां भी पहले a निकालो जो कि है 3/4, और d निकालोगे तो 1 में से 3/4 माइनस कर दोगे, 1/4 आ जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा। फिर यहां तुमसे पूछा है क्या कि विच टर्म ऑफ दिस एपी, देख रहा है 1 है, फिर 4 है, फिर 7 है, 10, ऐसे करते करते वहां तक गया। बोलता है कौन सा टर्म 52 होगा। तो वही फिर से लिख लेना कि n टर्म मान लेते हैं 52 होगा, तो ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 52 हो जाएगा। a का वैल्यू यहाँ से क्या है देख लो, 1 है कि नहीं, और d का वैल्यू कितना है, तो 4 में से 1 माइनस कर दो, यानी कि 3। तो यहाँ से a का वैल्यू लिख दो, यहाँ n माइनस 1 हुआ, d का वैल्यू 3 हुआ। ये 3n है, 1 में 3 तो माइनस 2 हो जाएगा, ये 52 हो गया। ये 2 को उधर ले जाओ, ठीक। तो कितना नंबर में आया, 18 नंबर में ये आएगा, समझ रहा है, 18 नंबर में ये आएगा। नेक्स्ट तुमसे यहां पूछा है इफ tn रिप्रेजेंट nth टर्म, अगर tn nth टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा था, यहाँ t2 t5 t माइनस t3 लिखा है 10। देखो सबसे पहले समझना है कि तुम्हारे पास क्या है, यहाँ है t2, यहाँ है t5, यहाँ है t3, ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक है। t2 t5 और t3, और यहाँ सामने वैल्यू कितना है, तो यह है 10, एंड t2 और t9 जिसका वैल्यू है 17, ठीक है। तो बोला फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताओ। देखो समझना, जो टर्म रहता है ना, जैसे t2 है तो इसको लिखेगा a प्लस डी, क्योंकि जितना टर्म रहेगा उससे कम d होगा। t5 लिखना है तो उसके लिए होगा a प्लस 4d, यहाँ लिखा a प्लस डी, यहाँ होगा a प्लस 4d, इसका होगा ये माइनस में है ना, तो ये माइनस में होगा ऐसे a प्लस 2d होगा। देखो 3d है ना तो 2 होगा इसमें कम, और यहाँ हो जाएगा 10। इसको सॉल्व करेगा ना तो a और a मिलके हो गया 2a, और 4 और d मिलके हो गया 5d। यहाँ माइनस करोगे तो माइनस a माइनस 2d, और यहाँ 10। 2a में a गया तो a बचा, 5 में 2 गया तो 3 बचा, और यहाँ 10 है। इसको भी यहीं स्टॉप कर देना और इसको सॉल्व कर लेना। देखो ये हो जाएगा a प्लस डी, ये हो जाएगा a प्लस 8d हो जाएगा, और यहाँ 17 है। ये a और a मिलके हो गया 2a, 18, 8 और 1 मिलके हो गया 9d,
और यहाँ हो गया 17, इसको 2 मान लेना और लिखना फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से डायरेक्ट सॉल्व करना। देखो फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस बोल रहा है ना, इन दोनों को सॉल्व करना है। कैसे करेगा देखो, ये है a प्लस 3d और यहाँ 10 है, और ये 2a प्लस 9d, ये वाला 17 है। इसको सॉल्व कैसे किया जाता है पता है ना, यहाँ 9 है, यहाँ 9 नहीं है ना, तो हम इसको 9 से इंटू कर देंगे, 9 से नहीं 3 से इंटू कर देंगे, 3 3 या 9 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा देखो, ये हो जाएगा 3a, ये हो जाएगा 9d और ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 2a या 9d, तीन में 2 जाएगा तो 1a बचेगा और यहाँ पे 13 बचेगा, तो ये निकल गया। 30 में 17 माइनस हो गया। अब इसको किसी एक में पुट कर देना, पुट इन, जैसे इक्वेशन 1 में पुट कर दिए वहाँ, तो 1 के जगह 13 और 3d बराबर 10, तो 3d का वैल्यू होगा 10 माइनस 13 यानी कि -3, और d का वैल्यू डिवाइड में 3 आएगा जिसका वैल्यू -1 होता है। ए भी निकल गया और डी भी निकल गया। अब यहां तुमसे पूछा है, क्या पूछा है, बोला है कि फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम द इंड। बोल रहा है इधर इंड, इंड मतलब लास्ट से 10वां नंबर क्या होगा। तो जब भी ऐसा बोले ना तो तुम इसको ए मान लेना। फॉर 10th टर्म, देखो 10th टर्म फ्रॉम इंड, उसके लिए क्या करेगा, तो ए हो जाएगा ये वाला देखो 254, और डी निकालोगे ना तो पहले हम क्या बोलते थे, सेकंड में फर्स्ट माइनस करना, लेकिन अभी फर्स्ट में सेकंड माइनस करना, तो आ जाएगा माइनस में 5 आ जाएगा। देखो ए भी निकल गया और डी भी निकल गया दोनों। और अगर ए और डी निकल गया तो तुमसे पूछ रहा है ये 10वां टर्म निकालो, देयरफॉर ऐसे 10th टर्म फ्रॉम इंड, उसके लिए लिखना है ऐसे a प्लस 9d, है ना, a प्लस 9d, a का वैल्यू लिख देना 254 माइनस ये प्लस है ना, 9 का वैल्यू यहाँ है, d का वैल्यू नेगेटिव में 5, तो ये हो जाएगा 254 माइनस 45, इसमें ही जाएगा 9 बचेगा, 209 आएगा सर, है ना। तो ये कंप्लीट हो गया, 209 बन गया। आगे देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट से पूछ देता है कि इतना नंबर बताओ, तो काफी इंपॉर्टेंट है, उसको कर लेना। डिटरमाइन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हुज थर्ड टर्म इज 5। यहाँ पे क्या लिखा है कि थर्ड टर्म जो है ना, थर्ड टर्म वो 5 है, और जो 7th टर्म है ना वो है 9। तो बोल रहा है कि एपी बताओ। थर्ड टर्म को तुम क्या लिख सकता है, a प्लस 2d, क्यों, इससे कम d होना चाहिए। इसको लिख सकता है a प्लस 6d, ये हुआ इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। ये दोनों को सॉल्व कर दो, लिखो फ्रॉम 1 एंड 2 से, तो a प्लस 6d बराबर 9 एक था, और एक था a प्लस 2d इक्वल टू 5। सॉल्व करोगे ना तो यहाँ साइन चेंज कर देना, ऐसे ये कट जाएगा, 6 में 2 जाएगा 4d, और यहाँ भी संयोग से 4 ही बचेगा, तो d का वैल्यू 4/4 जो कि 1 है। इसको किसी एक में पुट कर देना, जैसे पुट इन 1, एक इक्वेशन में पुट करोगे ना तो यहाँ a है प्लस 2 है और d के जगह 1 5, तो हो जाएगा 5 माइनस 2 यानी कि 3, a निकल गया। तो a और d दोनों निकल गया। तुमसे AP पूछ रहा था, तो AP तो ऐसे निकलता है ना, पहले a लिखो, फिर a में d को ऐड कर दो, फिर a में एक बार और d को ऐड करो, फिर a में फिर उससे बाद एक और ऐड करो, ऐसे करके। तो a का वैल्यू कितना आया 3, उसमें एक जोड़ दो 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, डन। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP। 31st टर्म निकालना है जिसका 10th टर्म इतना है। देखो 10th टर्म दिया हुआ है 38, एंड व्हिच 10th टर्म इज इतना। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP व्हिच 10th टर्म इज 38 एंड 10th टर्म इज, अच्छा ये पॉसिबल नहीं है, क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है।
यहाँ भी बोल दिया है कि इसका 10th टर्म 38 है, यहाँ भी बोल दिया 10th टर्म 74 है, तो दोनों तो एक ही चीज नहीं हो सकता ना। तो ये हमको लगता है ये क्वेश्चन गलत प्रिंट हो गया है ना, इसको छोड़ दो। यहाँ देखो क्या लिखा है, विच टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, ऐसा होना चाहिए। यहाँ देखो 21 है, फिर 18, फिर 15, ऐसे घटते घटते यहाँ -81 आया। तो ये -81 कौन सा टर्म आएगा, तो यहाँ लिख देना पहले कि हेयर ए का वैल्यू 21 है और डी निकालोगे ना तो 18 में से 21 माइनस करना होगा, -3 आएगा, ए और डी निकल जाएगा। और लेट कर लेना, कौन सा टर्म पूछ रहा था, तो हम मान लिए एन टर्म है -81। इसका फॉर्मूला होता है a + n-1 इंटू डी, जो -81 है। a लिख देना 21 और ये n-1 हुआ, d लिख देना -3। इतना आया, ये हुआ 24, ये 81 उधर ले जाओगे तो +81 और 3n इधर, ये मिलेगा तो यहाँ 5 होगा और यहाँ 10, यहाँ n 3 को इधर डिवाइड में ले आना, तो n का वैल्यू होगा 3 और 5 डिवाइड होकर। कैन एनी टर्म ऑफ दिस सीरीज भी 0, क्या इसका कोई टर्म 0 होगा? होगा क्या, ये तो घटते जा रहा, 0 होना चाहिए क्या? तो लेट कर लेते हैं कि इसका कोई टर्म 0 होगा, तो इसका वैल्यू a + n-1 इंटू डी बराबर 0। अब a का वैल्यू वहां से लिखोगे 21, n-1 और d का वैल्यू था -3, तो देखो ये 21 ठीक था, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो -3n + 3 मिलके 0, 21 और 3 मिलके 24 हो जाएगा, 3n को इस साइड उठा के ले आ सकता है, तो ये 24/3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 8 बार में। देयरफॉर इट्स 8th टर्म इज 0, इसका 8वां टर्म 0 है। इफ यस फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, निकाल दिए 8 टर्म है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना। इन एन एपी 10 टाइम्स ऑफ 10th टर्म, देखो क्या बोल रहा है कि इसका 10 टाइम मतलब 10 गुना, किसका? 10वां टर्म का। 10 टाइम्स ऑफ 10th टर्म इज इक्वल टू 13 टाइम्स ऑफ 30 है, 13 नहीं है, 30 टाइम्स ऑफ 30 टर्म, तो इसका 40 टर्म क्या होगा वो बताना है, 40 टर्म निकालना है। इसको लिखेंगे 10, तो था ही, इसको लिख दो a + 9d, और यहाँ 30 था ही, इसको लिख दो a + 29d। देखो बच्चा, 10 को तुम इधर डिवाइड में ले जा सकता है, a + 9d यही था और यहाँ 30 था, डिवाइड में 10 आ जाता, यहाँ a + 29d होता, ये 0 0 कट जाता, तो a + 9d था, इसको इससे मल्टीप्लाई करता 3a + 9 3 जा 27, 2 बचा, ये सबको उठा के उधर ले जाओ, तो 3a - a और 87d में से 9d माइनस, तो बचेगा 0। 3a में से एक a जाएगा, 2a बचेगा, 87 में इतना जाएगा तो कितना आ जाएगा, देखो 8 7 78d आ जाएगा। इसमें 2 तुम कॉमन ले लिया ना, तो यहाँ 0 है, ठीक है, ये वाला 0 है। यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया ना, तो यहाँ a + 3 और 9, 3 और 9 d बराबर 0, ये 2 इधर जाके खत्म हो जाएगा, a + 39d बराबर 0। तो तुमसे ये पता है a + 39 को T40 बोलते हैं, पूछा था ना 40 टर्म क्या होगा, तो 40 टर्म होगा 0, डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है सर, उसके बाद देखो यहाँ, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 3, 2 डिजिट का नंबर जो 3 से डिविजिबल है कितना होता है बताओ। तो यहाँ पे ना जो रिक्वायर्ड एपी होगा, 2 डिजिट का नंबर देखो शुरुआत होता है कहाँ से, 10 से, 10 11 12 ये सब 13 14 15
कहाँ तक जाएगा 99 तक। तो इसमें कौन कौन सा नंबर 3 से डिविजिबल होता है? पहला तो 12 ही होता है, फिर 15 होता है, ऐसे करके बढ़ते जाएगा। तो रिक्वायर्ड एपी हम एक बना लेते हैं कि पहले 12 होगा, फिर 15 होगा, फिर 18 होगा, ये चलता जाएगा, और लास्ट वाला होगा 99, वो भी 3 से डिविजिबल होता है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना टर्म हो जाएगा वही पूछ रहा है। तो हम मान लेते हैं इसका सीट नंबर होगा n, यहाँ a का वैल्यू 12 हो गया, d हर बार 3 3 बढ़ते जा रहा है इसलिए इतना, और हम लेट कर लिए कि tn टर्म इसका 99 है। तो a प्लस n-1 और d का वैल्यू 99 हो जाएगा। a हो गया 12, n-1, d हो गया 3, बारह में 3 जाएगा तो 9 बचेगा, ठीक है सर। कौन सा टर्म आया? देखो 30 टर्म आया, 30 टर्म आया टोटल, है ना। मतलब यहां से यहां तक टोटल 30 ऐसा टर्म है, जो 30 ऐसा नंबर है जो 3 से कट जाता है, डिविजिबल है। यहाँ लिखा है विच टर्म ऑफ दिस एपी, इसका कौन सा टर्म? तो हम मान लिए लेट एन टर्म, जो क्या है 130 ज्यादा है 31st टर्म से। देखो 31st टर्म से 130 ज्यादा, 31st से 130 ज्यादा है, इसको लिखेगा a प्लस n-1 इंटू डी, और इसको लिखेगा a प्लस 30d, और यहाँ लिखेगा 130। a का वैल्यू लिखोगे 5, a का वैल्यू 5 और d का वैल्यू 15 माइनस 5 यानी कि 10। a हो गया 5, n-1, d हो गया 10, यहाँ a प्लस 30d, ये हो गया 5 प्लस 10n माइनस 10 बराबर a प्लस 30d। इसमें ही जाएगा 10 में 5 में 10, तो ये 10n माइनस 5 हो जाएगा। ये a तो है ही, यहाँ 30d है, यहाँ 130 है, ठीक है। d का वैल्यू ऐसे यहाँ दिया था ना 10, तो वैल्यू रख देना चाहिए क्या। चलो इसको थोड़ा सुधार लेते हैं, यहाँ पे झूठ मूठ का इधर। a का वैल्यू यहाँ पे था 5, तो 5 लिख दिए, और d का वैल्यू था 10, तो 30 इंटू 10, यहाँ 130 है। ये हो गया 5, ये हो गया 300, ये हो गया 130, 300 400 435 आया। ये 5 को उधर ले जाओ, 435 प्लस 5 हो जाएगा 440, 10n, यहाँ n का वैल्यू 22 में 10 आएगा, 0 0 कट जाएगा 44। कितना सारा टर्म आया? कौन सा टर्म है ऐसा? तो इसका जो 44 टर्म होगा ना 130 ज़्यादा होगा 31st टर्म से, देख रहा है। इस तरह से ये बन जाता है। क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p, इसमें p का वैल्यू क्या होगा अगर ये AP में है। तो यहाँ लिख देना है कि सिंस x 2x प्लस p और 3x प्लस 6 ये तीनों क्या है आर इन AP। थोड़ा सोचना बच्चा कि अगर ये AP में है तो ये पूरा हो गया टर्म 1, ये हो गया टर्म 2 और ये हो गया टर्म 3। तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि टर्म 2 में से टर्म 1 माइनस होता है ना, तो जितना आता है उतना ही टर्म 3 में से टर्म 2 माइनस होने से आता है ना, आता है। इसको तुम यहां ले आओ, देखो टर्म 2 को इधर ले आओगे ना, तो ये हो जाएगा टर्म 2 प्लस टर्म 2 और ये हो जाएगा टर्म 3 प्लस टर्म 1। ऐसे ये दोनों मिलके ना 2 ठो टर्म 2 आया, देख रहा है, और यहाँ है टर्म 3 प्लस टर्म 1। कुल मिला के हम कहना ये चाह रहे हैं कि कभी भी तुमसे A B C बोल देना कि तीनों AP में है, तो बीच वाला का डबल करोगे ना तो बराबर होता है A और C का, ठीक है। बीच वाला का डबल करोगे तो A और C के बराबर होता है। वही हम देखो बीच वाला नंबर टर्म 2 है, उसका डबल कर दो, मतलब यहाँ टर्म 2 का वैल्यू हम रख दिए, और यहाँ पे टर्म 3 का जो कि है
3x प्लस 6 और टर्म 1 है जो कि x है। 3x और 1x मिलके हो गया 4x प्लस 6। यहाँ देखो इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये भी 4x हो जाएगा प्लस 2p हो जाएगा। ये 4x और ये 4x कैंसिल हो जाएगा तो 2p इज इक्वल टू आएगा 6, p इज इक्वल टू 6/2 यानी कि 3। p का वैल्यू 3 हो जाएगा। क्लियर? इस तरह से आ गया। अब तुमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखो, इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, थर्ड एंड 9, तो इसका जो टर्म 3 है वो है 4 देखो, और टर्म 9 जो है वो है -8। तो विच टर्म ऑफ दिस इज 0, इसका कौन सा टर्म 0 होगा? तो हमको नहीं पता, लेट कर लेते हैं कि ये लेट कर लिए कि n टर्म इसका 0 होगा। तो यहाँ से तुम 3 को a प्लस 2d बोल सकता है जो 4 है, इसको a प्लस 8d बोल सकता है जो कि 8 है। इसको 2 मान लेता है और इसको 1 मान लेता है। देखो ये 1 आ गया। अब लिखता फ्रॉम 1 and 2, ये दोनों को सॉल्व करता। देखो a प्लस 8d बराबर 8 था यहाँ, और ये था a प्लस 2d बराबर 4 था। सॉल्व करता नेगेटिव करके ना, तो कट जाता, 8 में 2 6 और यहाँ 4। तो d का वैल्यू देखो आता है 4/6 यानी कि जिसको 2/3 बोल सकता है d। a भी निकाल सकता है, इसको किसी में पुट कर दो, लिखो पुट इन 1। देखो a माइनस 4/3 सॉल्व करेगा, एलसीएम लेगा ना, तो ये आएगा 12 - 4 यानी कि 8/3। देखो ये आया, तो d निकल गया और a भी निकल गया। तुमसे बोला था कौन सा टर्म इतना होगा, देयरफॉर tn है ना। यहाँ देखो tn 0 था, मतलब a प्लस n - 1 इंटू d वो 0 हो गया। a का वैल्यू क्या था 8/3, यहाँ है n - 1 और d कितना है तो 2/3, वहां से देख के लिख दिए सब। यहाँ देखो 3 एलसीएम ले लेगा ना, ऐसे पूरा 3 आएगा, यहाँ 8 आएगा, ये 2 से इसको इंटू करेगा 2n - 2 आएगा, ये 3 इधर जाके 0 बन जाएगा, 8 में 2 जाता है तो 6 बचता है सर। तो ये 2n बराबर हो जाएगा -6, ये -6/2, ये तो नेगेटिव में आ गया बच्चा, तो ये 0 तो नहीं आएगा। कुछ मिस्टेक हुआ कहीं, देखो टर्म 3 था a प्लस 2d a प्लस 8d। अच्छा ये वाला नेगेटिव था बच्चा, ये नेगेटिव था, ठीक है। तो 8 और 4 मिलके ये हो जाएगा, देखो यहाँ हो जाएगा 8 और 4 मिलके -12, ठीक है, -12 हो जाएगा। तो -12/6 आया, जिसको तुम -2 कह सकते हैं। फिर यहाँ पुट कर देना ही, तो देखो पुट इन 1 करेगा ना, तो यहाँ a प्लस 2 और देखो d का वैल्यू यहाँ आया -2 और यहाँ 4, तो a - 4 बराबर 4, तो a का वैल्यू होगा 4 + 4 यानी कि 8, a निकला 8। अब यहाँ पे पुट कर दो, कितना आएगा देखो, a के जगह तुम लिख दिया 8 n - 1 और d के जगह लिख दिया -2, यहाँ 0, 8 - 2n + 2 बराबर 0, 8 2 10 और 2n इधर ले आओ, n का वैल्यू 10/2 यानी कि 5। आंसर आ गया, देख रहा है, ये वाला इतना आ गया। अब यहाँ लिखा हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 87। 87 से डिविजिबल होने वाला 3 डिजिट का नंबर ढूंढो। देखो 3 डिजिट नंबर होता कहाँ से है, 100 से, और कहाँ तक जाता है तो 999 तक। अब हमको वैसा नंबर ढूंढना है जो 87 से कट जाए, इससे ऊपर कोई नंबर।
तो देखो 87 तो अभी फिलहाल 100 से कम है, लेकिन इसको 2 से इंटू कर देगा ना तो हो जाएगा 14174। तो एक तरह से तुम कह सकता है कि रिक्वायर्ड एपी जो बनेगा ना, तो बनाएगा तो वो 174 बनेगा, उसमें 87 फिर जोड़ देना तो हो जाएगा 261। ऐसे करके ही बढ़ते जाएगा। और 87 से 999 को डिवाइड करके देखना, तो एक बार में 87 इतना बचा, फिर 9, फिर देखो एक बार में 87 42, मतलब ये 42 नहीं रहता तो फिर ये कट जाता, मतलब ये जो 999 है ना उसमें 42 हटा देना ताकि वो कट जाए 87 से। तो यहाँ बचेगा 7, यहाँ 5 और यहाँ 9, मतलब लास्ट टर्म इसका जो आएगा ना वो 957 आएगा। देख रहा ये निकला, ये रिक्वायर्ड एपी आया। मतलब ये ए हो गया 174, डी तो वही 87 आएगा, और ये टीएन लास्ट टर्म हो गया 957। हमको नहीं पता यहाँ से यहाँ कितना टर्म है, निकाल लेते हैं। अब ये टीएन है ना, इसको हम ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी जो कि है 957। ए का वैल्यू लिखो 174, एन माइनस 1 है, और डी का वैल्यू लिख दो 87। इसको सॉल्व कर दो। कितना आ जाएगा देखो, 174 में 87 जाएगा ना तो 7, 87 ही बचेगा इसमें। ये यहाँ 87 एन 957, इसको इधर ले जा सकता है, 957 माइनस 87 हो जाएगा, ये 0 बचेगा, यहाँ 7 बचेगा और यहाँ 8 बचेगा। एन का वैल्यू देखो 87 इधर ले आएगा, कट जाएगा 10 बार में। कितना सारा टर्म आया, कितना सारा टर्म आया, इतना आया 10 ठो। 10 है यहाँ से लेकर के वहां तक का टर्म, टोटल 10 ठो। क्लियर है। उसके बाद यहाँ बोला था फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एन द nth टर्म ऑफ दिस एंड दिस, मतलब ये दो अलग अलग एपी है, तो इसका हम टर्म को A1 नाम दे देते हैं, पहला टर्म को जो 63 है, और D1 हो जाएगा 65 माइनस 63 यानी कि 2। इसका नाम दे दो A2, वो है 3, और D2 हो जाएगा 10 माइनस 3 यानी कि 7। तो बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एन, एन का वैसा कौन सा वैल्यू होगा जिसमें ये टर्म और इसका भी nth और उसका भी nth क्या हो जाए, सेम। तो हम लेट कर लेते हैं, पता तो नहीं है, तो लेट इसका Tn टर्म और इसका Tn डैश लिख देते हैं थोड़ा यूनिक करने के लिए। इसका होगा A1 प्लस n माइनस 1 D1, और इसका फॉर्मूला होगा A2 प्लस n माइनस 1 D2। वैल्यू रख दो, A1 यहाँ होगा 63, n माइनस 1 D1 होगा 2, A2 होगा 3, n माइनस 1 D2 होगा 7। सॉल्व करो, ये 63, ये 2n माइनस 2, ये 3, ये 7n माइनस 7, 63 में 2 तो 61 बचा, प्लस 2n, 3 में 7 जाएगा तो माइनस 4 बचेगा। इस 4 को इधर ले आओ, 61 प्लस 4 हो जाएगा, यहाँ 7n है उसमें से 2n माइनस हो जाएगा। तो कितना बचा, ये 61 प्लस 4, ये हो जाएगा 61 प्लस 4 हो जाएगा 65, और इधर हो जाएगा 5n, तो n का वैल्यू हो जाएगा 65/5। 13 बार में कटा, इसका मतलब यहाँ इसका जो 13 टर्म होगा दोनों का, वो दोनों सेम होगा। ठीक है, तो दोनों का 13 टर्म क्या होगा, सेम होगा। हो गया ये। फिर बोला है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 और 17 टर्म। देखो यहाँ लिखा है इसका थर्ड टर्म क्या है, 16 है, और इसका जो 7th टर्म है वो एक्सीड करता है, मतलब ज्यादा है 5वां वाले टर्म से। कितना, तो 12। 5वां वाले टर्म से 12 जोड़ोगे तब 7 टर्म आएगा। इसको तुम लिख सकता है a प्लस 2d बराबर 16, और इसको लिख सकता है a प्लस 6d, इसको लिख सकता है a प्लस 4d बराबर नहीं
यहाँ पे +12, ई ए से ए कट जाएगा, इसको इधर ले आओ, 6d में 4d, तो d का वैल्यू 6 हो जाएगा। देखो इसको पुट कर दो 1 में, a + 2 × 6 बराबर 16, a + 12 = 16, a = 16 - 12, a हो गया 4। तुमसे पूछा था AP निकालो, तो बताओ AP क्या होगा। AP क्या होता है, A लिखो, उसमें D ऐड करते जाओ, एक बार किया फिर 2 बार करो फिर 3 बार करो, ऐसे बढ़ते जाओ। तो A लिखा मान लो तुम 4, तो उसमें 6 ऐड करो 10 हो जाएगा, फिर 6 ऐड करो 16 हो जाएगा, फिर 6 ऐड करो तो 22 हो जाएगा, ऐसे करके AP बन जाता है। हो गया AP, क्लियर। ये देखो यहाँ बोला इफ नंबर दिस आर इन AP, फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड इस नेक्स्ट टू टर्म। तो देखो ये तीनों AP में, अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि अगर ये तीनों नंबर AP में है ना, देखो n-2, 4n - 1 और 5n + 2 आर इन AP। अगर ये AP में है, देयरफॉर ये बीच वाला जो नंबर होगा ना उसका डबल करना, तो बराबर आ जाएगा ये लास्ट वाले के सम के बराबर, ये दोनों को ऐड कर देना। n और 5 मिलकर 6n, 2 कैंसिल, यहाँ इससे करेगा तो 8n - 2, इसको इधर ले आओ, 8n - 6n और ये 2 को इधर, n का वैल्यू 1 है, n निकाल लिए। तो तुमसे क्या पूछा था, देयरफॉर ये जो AP बना ना वो देखो यहाँ n रख देंगे ना, तो 1 - 2, फिर 4 × 1 - 1, फिर 5 × 1 + 2, तो 1 में 2 ये -1 आएगा, 4 में 1 तो 3 आएगा, फिर 5 में 2 मिलके 7 आएगा। देख रहा है ऐसे करके आ रहा है। तो बोल रहा नेक्स्ट टू टर्म बताओ, नेक्स्ट टू टर्म क्या होगा। देखो एक तो 7 था, इसमें D कितना है पता है, यहाँ D निकालना चाहोगे ना, 3 में से माइनस करना होगा -1 को, या यहाँ कर लो 7 में 3, तो 4 का डिफरेंस आएगा, समझ रहा है, 4 का डिफरेंस आएगा। तो इस 7 में 4 ऐड कर दो, फिर 7 + 2 × 4 कर दो, मतलब इसमें 2 बार 4 ऐड कर दी, ये 11 हो जाएगा और ये 8, 15 हो जाएगा टोटल। क्लियर। यहाँ बोला एक AP है जिसमें 57 टर्म है, ठीक है, एन AP कंसिस्ट ऑफ 57 टर्म, ऑफ विच 7 टर्म इसका 13 टर्म है। देखो इसका जो 7वां टर्म है वो 13 है, और लास्ट टर्म मतलब 57 बोला था ना, तो 57 टर्म इसका 108 है। तो बोला है फाइंड द 45 टर्म ऑफ दिस AP, इसका 45 टर्म तुम निकालो, ये दिया है। इसको तुम लिख सकता है A + 6D = 13, इसको लिख सकता है A + 56D = 108। ये दोनों को सॉल्व करो फ्रॉम 1 and 2, तो हो गया A + 56D = 108, A + 6D = 13, इतना आ जाएगा, ठीक। तो D का वैल्यू हो गया 95/50, 5 से 19 बार में, 5 से 10 बार, 1.9 आया एक तरह से इसका डिफरेंस। इसको तुम पुट कर सकता है किसी एक में, जैसे पुट इन 1 में कर दिया, तो यहाँ आ जाएगा A + 6 और D था, तो यहाँ 1.9, इतना आएगा। A का वैल्यू 13 - 11.4, माइनस करोगे 6 आएगा, 1.6। अगर तुमको T45 चाहिए, इसको A + 44D लिखोगे, जिसमें A का वैल्यू 1.6 और D का वैल्यू 1.9, सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा।
इतना आएगा, ऐड कर दो। देख लेना कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो। ये हो गया। आगे लिखा था देखो, फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू, इसका जो फोर्थ टर्म है वो इक्वल है 3 टाइम्स, मतलब 3 गुना है फर्स्ट टर्म से, मतलब 3a से। और जो इसका 7 टर्म है वो एक्सीड है, मतलब ज़्यादा है, ट्वाइस द टर्म, थर्ड टर्म, ट्वाइस द थर्ड टर्म से एक ज़्यादा है। देखो जो लिखा था वैसे ही यहाँ लिख दिए। बोला था 4 टर्म किसी एपी का वो 3 टाइम्स है फर्स्ट टर्म से, वो लिख दिए, फर्स्ट टर्म को ये बोलते हैं। और जो 7 टर्म है वो एक्सीड मतलब ज़्यादा है, ट्वाइस द थर्ड टर्म से एक ज़्यादा है। फाइंड द फर्स्ट एंड कॉमन डिफरेंस, तो इसको तुम लिखेगा a प्लस 3d बराबर 3a, इसको लिखेगा a प्लस 6d, 2 तो था ही यहाँ, a प्लस 2d, ये a हुआ, ये 6d हुआ, ये 2a प्लस 4d प्लस 1। यहाँ देखो इसको सॉल्व करेगा तो ये 3d है, यहाँ 3a माइनस a, 2a बराबर 3d, a का वैल्यू 3d बाई 2, ये आया इसका वैल्यू। तो यहाँ सॉल्व करो अब, ये देखो a को इधर ले आ सकते हैं, यहाँ 6d है ना, उसमें से 4d जाके माइनस हो जाएगा, यहाँ 2 है उसमें से उस a को इधर ले आओ, 1 को यहाँ, 6 में तो ये 2d बचेगा, यहाँ सिर्फ a बचेगा और यहाँ 1। a का वैल्यू चाहो तो वो वाला यहाँ पे लिख सकता है। देखो कितना आ जाएगा, 3d बाई 2। ठीक है, इसको हम यहाँ लिखे हैं तो इसको मेंशन कर देंगे 1 की मदद से। क्या आएगा देखो, अब 2d यहाँ था, सब माइनस हो जाएगा 3d बाई 2 और यहाँ 1, एलसीएम लेंगे 4d माइनस 3d बाई 2, इतना आया। इसको पुट कर दो d का वैल्यू किसी एक में, जैसे 1 में पुट कर दिए थे, a का वैल्यू होगा 3 इंटू डी बाई 2, ये दोनों कट जाएगा तो आएगा 3, a भी निकल गया और d भी निकल गया, यही निकालना था अभी। यही दोनों निकालना था, a और d। उसके बाद तुमसे बोला था विच टर्म ऑफ दिस एपी, विच टर्म, कौन सा टर्म तो नहीं पता, tn ले लो, विल बी 84 ज्यादा है किससे, 13 टर्म से, ये 13 है उसमें से 84 ज्यादा है, ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा इसका, 13 को a प्लस 12d लिखोगे और यहाँ 84 हो गया, a से a कैंसिल कर सकता है, n माइनस 1 हुआ, d देखो यहाँ पे इस जगह पे a का वैल्यू था 3 और d का वैल्यू कितना था, 10 माइनस 3 यानी कि 10 माइनस 3 यानी कि 7, तो मतलब यहाँ d के जगह 7 लिख सकते हैं, यहाँ 12 है, यहाँ भी d के जगह 7 लिख सकते हैं, यहाँ 84 है, ये 7n माइनस 7 हुआ, ये 84 और 84 हुआ, ये 7 को इधर ले जाओ, यहाँ बाई में 7 आएगा, तो n का वैल्यू देखो आया 25। वही पूछा था कि विच टर्म ऑफ दिस एपी, कौन सा इसका जो टर्म होगा वो 25 होगा। n का वैल्यू ना बच्चा कभी भी डेसिमल वगैरह में नहीं आ सकता, पता है ना, डेसिमल वगैरह, क्योंकि किसी का सीट नंबर ऐसा नहीं होगा कि तुम बोला कौन सा सीट नंबर बैठा है तो तुम बोलेगा 2.5 वाला में, नहीं बोलेगा ना, तो मतलब सीट नंबर है n का वैल्यू, और इसको तुम समझ जाना कि कभी भी डेसिमल में नहीं आएगा, कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगा, तो अगर कभी ऐसा आए तो तुम समझ जाना कि ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पूरा फिनिश कर दिए। अभी सम वाला पोर्शन बाकी है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो इसका सेकेंड पार्ट में वो आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, दिल से धन्यवाद सभी को।